Morning, dear students. As we are going through the chapter Nazism and Rise of Hitler. In the previous video, we had discussed about the Versailles Treaty. Today, we will discuss after the Versailles Treaty what the problems were faced by Weimar Republic. So let's start. After the First World War, the conditions in Germany became very changed. The Germany economically crippled by the Allied powers. In this situation, the demand of a new style government were high in Germany. Now the German peoples dealt with the demand for Soviet style governance. As during the 1917 there was a revolt in Russia. So the peoples of Germany wanted to establish a government in Germany also like Russia. सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट्स की डिमांड वो करने लगे. इतना ही नहीं, जर्मनी के कई शहरों में सोवियत ग्रुप की हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हो गई एंड द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक स्ट्रेस्ड फॉर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एक ऐसी गवर्नमेंट ये लोग चाहते थे जो उनका जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ था या सोशल रूप से जो रिस्पेक्ट डाउन हुआ था वेमार रिपब्लिक की वजह से उसको रिमूव किया जा सके. And finally, all these people who were demanding the Soviet style government, they are group known as the Spartacists. These peoples formed the Communist Party in Germany. सोवियत स्टाइल की तरह रसिया की तरह ही यहाँ पे भी जर्मनी में भी स्पार्टिसिस्ट ग्रुप ने एक कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश किया. बट द वेमार रिपब्लिक सप्रेस दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ऐसी जो डिमांड हो रही थी उसको वेमार रिपब्लिक ने अपनी फोर्स से अपनी पावर से शांत कर दिया. जिन लोगों ने भी इस तरह का मूवमेंट करना चाहा या प्रोटेस्ट करना चाहा उनको जो है पूरी तरह से डिप्रेस कर दिया गया. अब अगर हम देखें इकोनॉमिकली फैक्ट पे, जर्मनी वाज टोटली क्रिपल्ड बाय द अलाइड पावर्स एंड जर्मनी फाट द वार ऑन लोन्स. जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में फाइट किया था उसके लिए उसने बहुत सारा लोन ले रखा था एंड टू पेमेंट दिस लोन इनटू फॉर्म ऑफ गोल्ड. इस लोन का पेमेंट उसको गोल्ड के रूप में करना था. इन दिस सिचुएशन द जर्मनी रिफ्यूज टू पे द लोन. इकोनॉमिकली वेरी वीक, तो जर्मनी रिफ्यूज टू पे द लोन. अब जब जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया लोन को पेमेंट करने से कि आई एम अनेबल हैं, हम पेमेंट नहीं कर सकते. इसकी वजह से फ्रांस ने जो उसका एक इंडस्ट्रियल एरिया था इस पे अपना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि फ्रांस से उसने लोन ले रखा था और फ्रांस ने जब देखा कि जर्मनी लोन पेमेंट करने से मना कर रहा है तब उसने उसके एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया. अब सिचुएशन इकोनॉमिक बहुत डाउन होती जा रही थी. इस सिचुएशन में जर्मनी ने क्या किया, नोट प्रिंट करना स्टार्ट किया. द रेकलेस प्रिंटिंग ऑफ पेपर करेंसी डिक्लाइंड द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स. जब जरूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में नोट प्रिंट किए गए जिसकी वजह से जो जर्मनी के मार्क्स की जो रुपीज़ की वैल्यू थी, जो करेंसी की वैल्यू थी, वो डाउन होती चली गई. सिचुएशन ये आ गई कि आदमी जो है कंटिन्यू जो है डॉलर के रूप में डिक्रीज होती जा रही थी. सिचुएशन वाज दैट यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स इन जुलाई. Then in August it comes to the category of 462,100 marks. तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो उसकी वैल्यू थी करेंसी की वो डिक्रीज होती जा रही थी. दिस सिचुएशन इज नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन द प्राइसेज ऑफ थिंग्स आर गुड्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग. प्राइसेज are continue increasing because the value of currency is decreasing, so the price of important things and goods, the food grains, clothes or any
necessary things were continue increasing, and this created a very problem in the Germany. In this situation, जब जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी ट्रिपल्ड हो गई और करेंसी की वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो रही थी, इन दिस सिचुएशन द अमेरिका, द यूएसए हेल्प द जर्मनी. यूएसए इंट्रोड्यूस द डॉस प्लान टू बेल आउट जर्मनी फ्रॉम दिस क्राइसिस. इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए यूएसए आगे आया और यूएसए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द जर्मनी टू ब्रिंग आउट द जर्मनी, टू बेल आउट जर्मनी फ्रॉम द क्राइसिस. इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की और वहाँ पे डास प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसके साथ उन्होंने जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट जर्मनी में किया. इन दिस बाय दिस इन्वेस्टमेंट द जर्मनीज इकोनॉमिकल कंडीशंस स्टार्टेड टू बी सेटल. धीरे धीरे जर्मनी की जो इकोनॉमिकल कंडीशन डैमेज होती जा रही थी वो थोड़ा स्टार्ट हुआ. अब जो इसके बाद जो डिप्रेशन आया 1929 में, 2 साल तक 3 साल तक कंटिन्यू वर्क करता रहा. यूएसए के डास प्लान की वजह से जर्मनी की कंडीशन कुछ स्टेबल होने लगी. बट इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इन यूएसए, अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी वही जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई. द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट, शेयर मार्केट क्रॉप हो गई, उस सिचुएशन में जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबने अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया. रिजल्ट ये हुआ कि एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ. एंड दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन नॉट ओनली इन यूएसए बट ऑल वर्ल्ड. इसके चपेट में पूरा वर्ल्ड आया. अब अमेरिका जो जर्मनी की हेल्प कर रहा था, जो इन्वेस्टर्स थे अमेरिका के जिन्होंने जर्मनी में इन्वेस्ट कर रखा था, इस सिचुएशन में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट फेल हो गई, उन लोगों ने अपना इन्वेस्ट जो कुछ कर रखा था जर्मनी में वहां से निकालना शुरू कर दिया. अब दोबारा फिर जर्मनी की कंडीशंस और भी बैड होती चली गई. तो जर्मनी फेस्ड इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑल द इन्वेस्टर्स ऑफ अमेरिका दे स्टार्टेड टू बेल आउट देयर मनी फ्रॉम द जर्मनी. जो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, जो सपोर्ट दे रखा था, वो उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी की कंडीशन और भी वीक होती चली गई. द रिजल्ट ऑफ दिस इफेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस. जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रीज के वो डाउन हो गया. पीपल्स स्टार्टेड टू लॉस देयर जॉब्स. लोगों अपना जॉब खोना पड़ा. एंड रिड्यूस्ड वेजेस. जो वेजेस मिल रहे थे वर्क के लिए वो क्या होते गए, कम होते चले गए. अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड हाईएस्ट लेवल. जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन थी वो बहुत ही भयानक होती जा रही थी. द पीपल्स स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट विद द होर्डिंग दैट वी आर रेडी टू डू एनी वर्क. मतलब लोग सड़कों पे जो है अपने गले में होल्डिंग लगा करके खड़े हुए थे कि हम कोई भी वर्क करने के लिए तैयार हैं. ये वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का आलम था. करेंसी लॉस द वैल्यू एंड सेविंग डिमिनिश. अब इस सिचुएशन में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो लोगों ने जो सेविंग कर रखी थी वो भी क्या होने लगी, खत्म होने लगी, क्योंकि प्राइसेस ऑफ थिंग्स एंड गुड्स वेयर वेरी हाई. तो सर्वाइव करने के लिए जो लोगों के पास सेविंग्स थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी. फियर ऑफ इम्पोरिशमेंट इनगल्फ्ड द होल कंट्री. पूरी कंट्री में लोगों में, जर्मन्स के लोगों में एक डर बैठ गया कि अब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इन दिस सिचुएशन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नॉट अफेक्टेड ओनली जर्मनी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मैक्सिमम अफेक्टेड इन द जर्मनी. जर्मनी पे इसका असर ज़्यादा दिखाई पड़ा क्योंकि जर्मनी पहले से ही इकोनॉमिकली काफ़ी वीक था और उसकी कंडीशन थोड़ा बहुत सुधरी थी कि अचानक ये प्रॉब्लम आ गई. अब हम बात करें वेमार रिपब्लिक की. उस टाइम जाहिर है कि जर्मनी में रूल वेमार रिपब्लिक कर रहा था. इस गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी. फर्स्ट ऑफ ऑल टू फेस द इकोनॉमिक डिप्रेशन, टू फेस इकोनॉमिक डिप्रेशन. जो इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड था उसको, प्रॉब्लम को फेस करना, इसके साथ साथ satisfy the people because the peoples were not happy, not influenced or impressed by the Weimar Republic. To satisfy Germans. अब इस सिचुएशन में एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की डिमांड को पूरी कर सके. अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, हाई प्राइसेस हो रहे थे, लोग जॉब खो रहे थे, वेजेस कम हो रहे थे. तो वेमार रिपब्लिक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी. इसके साथ साथ और जो प्रॉब्लम थी, मेनी पीपल इन द
powerful position like judges, police chiefs were right wing and still supported the केशर and had no respect for democracy। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको डेमोक्रेसी को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं था। इसके साथ साथ द जर्मन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस were called the November criminals by opponents of the new government and the Keisers supported the stab in the back theory। इसके अलावा ये जो लोग थे इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया बिकॉज दीज पीपल्स एक्सेप्टेड द वर्साइल्स ट्रीटी एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन वी आर फेसिंग बाय दिस ग्रुप। सो दीज पीपल्स, वो लोग जो डेमोक्रेटिक आइडियाज को सपोर्ट करते थे, इनको नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में कहा गया। पब्लिक के द्वारा, जर्मनी की जनता के द्वारा इनको टोटली रूप से डिसलाइक किया गया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो गवर्नमेंट थी 1919 से 1923 तक, इस गवर्नमेंट में जर्मनी हैड ए शॉर्ट लिव्ड कोएलिशन गवर्नमेंट्स। मीन्स जो गवर्नमेंट थी किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती थी, कई ग्रुप आपस में मिलकर के सरकार बनाते थे, जिसकी वजह से वो सरकार कंटिन्यू रन स्टेबल नहीं थी। मेनी जर्मन्स बिगेन टू से दैट डेमोक्रेसी वाज पॉलिटिकली वीक एंड अनस्टेबल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली वीक और अनस्टेबल है। अब जाहिर है कि कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कई लोग मिल करके बनाते थे, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती थी। अक्सर जो है गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी। एज वेल एज एक्सेप्टिंग डिफीट एंड ह्यूमिलिएशन फॉर जर्मनी। लोग रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि जो है वेमार रिपब्लिक ही सारी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी आर्टिकल 48। बाय दिस आर्टिकल 48 द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द लेजिस्लेटिव बॉडी। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस। अब क्या होता था, अक्सर जो है बार बार आर्टिकल 48 का यूज करके गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा रहा था। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द जर्मन प्रेसिडेंट द पावर टू अनाउंस ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड मेड लॉज बाय हिमसेल्फ विदाउट रिस्टेक। रिस्टेक इज द जर्मन पार्लियामेंट। जर्मन पार्लियामेंट। आर्टिकल 48 की वजह से प्रेसिडेंट बार बार जब भी जो है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के प्रॉब्लम आती, तो अपने इस पावर को यूज करके उन लोगों के राइट्स, एक तरह से इमरजेंसी लग जाती थी कंट्री में और सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती थी। विदाउट रिस्टेक, विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बार बार इमरजेंसी लगाई गई। मीन्स द गवर्नमेंट फ्रॉम 1919 से लेकर के और 1929 तक गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल नहीं थी। इन दिस पीरियड कोई भी गवर्नमेंट अपना 1 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाती थी। क्लियर? तो ये सारी प्रॉब्लम भी हमारे रिपब्लिक के सामने थी। एक तो पब्लिक नहीं सेटिस्फाई थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, वर्साइल्स ट्रीटी को लेकर के बार बार उसको जो है सुनना पड़ रहा था। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी। और ऊपर से आर्टिकल 48, जिसकी वजह से बार बार इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जर्मनी में आ जा रही थी। एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स give the way, all these are problems paved the way to rise of हिटलर। अब इस सिचुएशन में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, हिटलर कंटिन्यू वर्क कर रहा था, ने एक पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री भी कर ली थी और अब वो धीरे धीरे अपने हिसाब से अपनी नाजी पार्टी को इम्प्रूव कर रहा था। हिटलर किस पार्टी में एडमिट हुआ, हिटलर ने कैसे अपनी पार्टी को improve किया, these things we will discuss in the next video. This is the assignment based on today's video. What do you mean by hyperinflation? कंडीशन जब प्राइसेस की वैल्यू गिर रही है और इंपॉर्टेंट थिंग्स और गुड्स की प्राइस कंटिन्यू बढ़ रही है। What was वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? the world's biggest share market. आर्टिकल 48 जो बार बार यूज हो रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ जर्मनी में, उसका असर क्या हुआ? वेमार रिपब्लिक प्रॉब्लम्स
and who founded the Communist Party of Germany. Okay, write this. In the next video, we will discuss about the Hitler, how the Hitler rise to power. Thank you. Have a nice day.